हेलो, हेलो। हाँ जी, बच्चा लोग, चलिए आज पेपर 2 का डिस्कशन है आप लोग का, है ना? और टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, 1D है, 2D है और क्या है एनएलएम फ्रिक्शन तो अभी नहीं आया है, स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, है ना? तो इसमें आइए देखते हैं क्या हुआ। आज का पेपर जो था, इसमें एक पहला क्वेश्चन इसके बारे में बात करनी है। एक क्वांटिटी दे रखी है अल्फा इक्वल टू 2 ma बाई बीटा ln 1 प्लस 2 बीटा बाई ma। एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन दे रखा है, डायमेंशनल का क्वेश्चन है ना? डायमेंशन एनालिसिस पूछा क्या है, यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगा बेसिकली, है ना? इस अल्फा की यूनिट पूछी हो, ठीक है? तो देखो, अल्फा की यूनिट निकलेगा कैसे? सबसे पहले तुम ये देखो, ये जो अल्फा है, लॉगरिथमिक का जो टर्म होता है, वो तो डायमेंशन होता ही नहीं है। लॉग डायमेंशन में नहीं होता है। इसका मतलब जो अल्फा की यूनिट होगी, वो किसके इक्वल होगी? अल्फा इक्वल टू ma बाई बीटा, यानी कि जो ma का होगा और बीटा का होगा, उसी के बराबर होगा, क्योंकि लॉग में कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। अब सोचो यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर मुझे इसके अंदर में देखूं तो ये टर्म भी क्या है, डायमेंशनलेस है। और मुझे m और a तो पता है कि मास है, एक्सीलरेशन है, वो फोर्स हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। गेम कहाँ करना है, ये फोर्स है। ये बीटा की वैल्यू क्या है, अगर बीटा मुझे पता चल जाता तो मैं अल्फा निकाल लेता। ठीक, तो इसको एक और तरीके से सोचो, ये सोचो बीटा एल अपॉन एम इंटू ए, ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बीटा की डायमेंशन है वो एम ए डिवाइडेड बाई एल होगी, हाँ या नहीं? बीटा की डायमेंशन क्या होगी, एम ए डिवाइडेड बाई एल। तुम यहाँ पे लाके रख दो, ये हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई बीटा। बीटा की वैल्यू खुद क्या होगा, एम ए मल्टीप्लाइड बाई एल हो जाएगा, डिवाइड है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा क्या है, अल्फा लेंथ है, एल फॉर लेंथ। ओके, और अल्फा लेंथ है तो उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। समझ पाए? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। ये भी एक डायमेंशन का प्रॉब्लम है। देखा है एफ साइन सी बी सी टी और बी कॉस डीएक्स, और हमें बताना है ए बाई बी। इसका मतलब है कि हमको ए का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, बी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा और दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं लॉजिक क्या है। जो एफ का डायमेंशन है, अच्छा ध्यान से देखो, जो एफ का डायमेंशन है वो डायमेंशन ए के डायमेंशन और बी के डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन बराबर है और वही एफ के इक्वल है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओके, क्योंकि साइन और कॉस जो है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इन सब लोग का डायमेंशन नहीं होता, होता ही नहीं है। ओके, ओके सर समझ गया। लेकिन ct के बारे में बात करें, c मल्टीप्लाइड बाई टी, तो डायमेंशन ऑफ जो c होगा, c इंटू टी तो डायमेंशन लेस है, उसका अपना कोई डायमेंशन नहीं है। तो जो c का डायमेंशन होगा वो 1 अपॉन किसके इक्वल होगा, टाइम। एंड सिमिलरली डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, x, यानी कि वो 1 बाई लेंथ का डायमेंशन होगा। और मुझे निकालना है a बाई b। ऐसा सोचो कि c और d की तो कोई बात ही नहीं हुई है, a और b के बारे में बात हो रही है, और a b दोनों के डायमेंशन आपस में क्या है, बराबर है। और जब ए बी दोनों के डायमेंशन आपस में बराबर हैं, तो हमें पूछा क्या गया है, ए बाई बी एंड सी बाई डी। तो ए और बी दोनों बराबर है तो डायमेंशन लेस हो गया, इसका अपना कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, आंसर तो वही सही है। चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कैसे आया। देखिएगा, हमें बताना था c डिवाइडेड बाई डी। जब तुम c बाई डी करोगे तो c का है 1 अपॉन टी और d का है 1 अपॉन एक्स, तो x ऊपर चला जाएगा, तो क्या ये एल टी माइनस वन हो जाएगा, या नहीं? ठीक है, ये किसके इक्वल होने वाला है, एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे आपके पास एल टी माइनस वन दे रखा है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बाई बी डायमेंशनलेस और बाकी एल टी माइनस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रिलेशन है, यहाँ पे हमको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन रिलेशन बताना है। कौन कौन सी है, एक तो है वेवलेंथ, है ना? ओके, एक है डेंसिटी एंड एक है ड्यू टू ग्रेविटी। और मेथड ऑफ यूज करके बताना है कि ये रिलेशन क्या होगा। तुम कुछ खास नहीं करो, देखो वेव वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखना है ना। ओके, वेव वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ टू द पावर ए, डेंसिटी टू द पावर बी एंड जी टू द पावर क्या लिखो, सी। अब दोनों साइड के डायमेंशन लिख दो, इधर का डायमेंशन है एल टी माइनस वन, वेवलेंथ एक तरीके से लेंथ होता है एल की पावर ए, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो एम एल माइनस थ्री, और इसकी पावर कितनी होगी, बी, और जी क्या होगा, एल टी माइनस टू, और इसकी पावर कितनी है, सी। अब तुम एम एल टी की पावर को कंपेयर करो और उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे देखो यहाँ पे m की पावर कितनी है, सर m की पावर b है, यहाँ पे तो m है ही नहीं, इसका मतलब जो b है वो क्या है, जीरो है। b जीरो का मतलब है कि ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है?
तो ऑप्शन में डेंसिटी नहीं होना चाहिए, केवल लैम्डा होना चाहिए, जी होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ डेंसिटी है, ये गलत है, यहाँ डेंसिटी है, ये गलत है, यहाँ डेंसिटी ये गलत है। इसका मतलब आंसर केवल एक ही सही है। ओके, और आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए की वैल्यू मिलेगी 1/2 आफ्टर सॉल्विंग एंड सी यू विल हैव 1/2। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, दिया क्या है, कुछ वेक्टर्स के बारे में बात कर रखी है। इसमें एक स्टेटमेंट रिलेशन दे रखा है, ध्यान से देखो। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब दोनों आपस में क्या है भाई? परपेंडिकुलर। ओके, तो इसका मतलब कि ए है वो बी के परपेंडिकुलर है। कुछ ऐसा समझो कि इधर की तरफ बी है और इधर की तरफ क्या है? ए है। ये आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। सिमिलरली ए और सी भी क्या है? डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो जब ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसका मतलब जो सी है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपको ए कैन बी पैरेलल टू, देखो इट कैन बी पैरेलल टू, ऐसे समझो। सी इधर के साइड भी हो सकता है, सी बाहर भी हो सकता है कि नहीं? ओके, तो अगर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, का भी एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 है। ओके, तो अब हमें बात करनी है किसके बारे में? ए के बारे में। ए कैन बी पैरेलल टू, तो देखो ए बी के पैरेलल नहीं है, ए सी के पैरेलल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये दोनों परपेंडिकुलर है, ए जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी। यहाँ पे बी सी बताओ, बी डॉट वेक्टर ही नहीं तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ये गलत हो गया। आंसर आपके पास केवल कौन सा सही है? बी क्रॉस सी। और वैसे भी बी क्रॉस सी जो है वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है ए, मतलब गारंटी है कि वही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वही होगा। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ये हो सकता है, कैन बी, है ना, कौन सा हो सकता है। तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर हो सकता है विच ए, या बी क्रॉस सी ही ए हो सकता है ना। इस होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए, इस प्रॉब्लम के हिसाब से इसका आंसर आपका फोर्थ आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, एक पार्टिकल है जो चल रहा है और उसके वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है, एंड वेलोसिटी दैट इज गिवन टू यू इज at स्क्वायर प्लस बीटी क्यूब। ये रिलेशन आपको गिवन है, समझ गए? ओके, और हमसे पूछा क्या है? यूनिट ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। ये काइनेमेटिक्स नहीं भाई, 1D का क्वेश्चन है। इसे देखो, ए का जो डायमेंशन होगा, ए का डायमेंशन आपको पता है, देखो वेलोसिटी का डायमेंशन बाई टी स्क्वायर। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर को टी टू लिख दो। ये ऊपर जाएगा तो क्या ये एल टी माइनस थ्री होगा? एल टी माइनस थ्री को हम क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड क्यूब। एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, क्या ये मीटर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा? ओके, ऐसा तो केवल फोर्थ ऑप्शन ही दिख रहा है। और सिमिलरली इसका बी का निकालोगे तो ये आएगा मीटर अपॉन सेकंड की पावर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स, देखिए, दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ना। बोला है कि ये दोनों आपस में है, मतलब 90 डिग्री पे है कि नहीं? ओके, और जब ये 90 डिग्री पे है, सिंपल सी बात है भाई, डॉट प्रोडक्ट क्या करो? जीरो। और डॉट प्रोडक्ट आई को आई में मल्टीप्लाई, जे को जे में और के को के में करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। यही तो करना है ना। ओके, अब बता दो किसके इक्वल है? 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज गोइंग टू बी 1/2। समझ पाए आप? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो एक तरीके से एवरेज स्पीड है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बता दूं एवरेज स्पीड, इसने बोला है कि कोई एक जर्नी है जिसका 2/5 पार्ट आप किसी स्पीड से चल रहे हैं v1 से, और 3/5 पार्ट आप कितने से चल रहे हैं? v2 से। तो इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लो, सिंपल सी बात। वेटेड सॉरी, हार्मोनिक मीन, यही तो आपको बताया था जब डिस्टेंसेस बराबर हो। ऐसे आप लिख सकते हैं 5/v इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस है 5, एवरेज है v, तो 5/v इक्वल टू 2/v1 और प्लस 3 क्या हो जाएगा? v2। यानी 5 में से 2 पोर्शन है V1 से, 3 पोर्शन है V2 से। सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? फिफ्थ सही हो जाएगा। या नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक डेफिनेशन लगा लो क्लास 8 की, बाई टोटल टाइम। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा बट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए ये पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कोई बुलेट है विच इज फिक्स, अच्छा हाँ, एक बुलेट है, इसको फायर किया गया है ना, और एक कोई वुडन ब्लॉक है ना, और इसके अंदर वो पेनिट्रेट करता है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब ये अंदर एंट्री लेगा, पहले इसकी स्पीड कुछ यू होगी, और कुछ दूर जाने के बाद इसकी स्पीड हो जा रही है आधी, हाफ हो जा रहा है ना, हाँ, इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी u/2, और कुछ और दूर जाएगा तो ये अब रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। बताओ क्या ये सही है?
है ना? और अगर ऐसा है तो हमको ये पूछा गया कि अगर ये यहाँ से यहाँ आधी स्पीड कम होने में 3 सेंटीमीटर जाता है तो कितना और जाएगा सो दैट कि ये रुक जाए। इसी के बारे में बात करनी है। ओके, एक बात सोचो, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। और जब फोर्स सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऐसे सोचो कि उल्टा सोचो, यहाँ से 0 से u/2 यानी कि चेंज इन वेलोसिटी तो सेम है। सिमिलरली u/2 से u में भी चेंज इन वेलोसिटी वही है, मतलब दोनों में चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बराबर बराबर है। एक्सीलरेशन सेम है, चेंज इन वेलोसिटी सेम, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी सेम है, एक्सीलरेशन सेम है, मतलब क्या होगा, टाइम सेम होगा उस पर्टिकुलर चीज में। मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या होगा, सेम। तो एक बात सोचो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, टाइम बराबर है, तो क्या डिस्टेंस रेशियो कांसेप्ट लगा सकते हो, है ना? हाँ, डिस्टेंस रेशियो लगा सकते हैं। तुम ऐसे देखो, अगर ये डिस्टेंस x है तो आपको पता होना चाहिए अगले डिस्टेंस ये कितना होता है, 3x, हाँ या नहीं? ओके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल 1:3:5:7 के रेशियो में चलता है, हाँ या नहीं? ओके, तो ये अगर x है, इसका उल्टा सोचो, तो ऐसे सोचो ना कि बुलेट आके इसके अंदर जाकर के यहाँ पे रुक गई होगी, है ना? और हमें क्या करना है, हमें तो इनिशियल स्पीड 0 चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए। तुम इसका वीडियो रिकॉर्ड करो, ऐसे मान के चलो, और उसको रिवर्स मोड में चला दो। तो रिवर्स मोड में चलाओगे तो यहाँ पे रुका हुआ बुलेट, और अब वो डीएक्सेलरेट नहीं करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी और फिर और ज्यादा बढ़ेगी, है ना? अगर यहाँ से x चला है तो उतने ही टाइम में वो 3x चलेगा। ये लॉजिक समझ में आ गया? बस कहानी खत्म। ये बताओ, 3x की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और x पूछा है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। खत्म हुआ, है कि नहीं? हमने इस क्वेश्चन को डिस्टेंस रेशियो से कर डाला। अगर आपको किसी और तरीके से करना है, कर सकते हैं। आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हो, उससे जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमसे बोला कि एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। ओके, इसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखो, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं जो आप जानते हो, है ना? उसको कोई सोचना नहीं है। s1 विद द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट p माइनस 1 सेकंड, s1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो u तो 0 है, उसको आप ऐसे बोल सकते हैं हाफ a, p की जगह क्या होगा, p माइनस 1 होल स्क्वायर। S1 equal to half a t minus 1. A is the acceleration and time is t minus 1. Now, S2 be the displacement in first p second. तो S2 किसके इक्वल होगा? S2 is equal to half of a p square, टाइम की जगह p रख, एक बार p minus 1 रखा, एक बार क्या रख दिया, p रख दिया। हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट इन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1th सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसको छोड़ो, पहले इन दोनों को पहले भूल जाओ। हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का एक फॉर्मूला पढ़े हो, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, u 0 है, इसका मतलब s nth इज इक्वल टू a बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1। बताओ, इतना क्लियर है? ओके, और जब तुम ऐसा कर पा रहे हो, हमें तो बताना है p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, क्या ये n की वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। तो n की वैल्यू अब तुम यहाँ पे लाके रख दो, ठीक है? तो देखो देखो ध्यान से क्या होगा ये, 1 मिनट रुक जाएगा, हाँ। तो n की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, की वैल्यू पुट करोगे तो s इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ n, 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, और माइनस क्या लिखेंगे, 1। ये आपका गेम हो जाएगा, है ना? इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a बाई 2, एस एन इक्वल टू a बाई 2, इन ब्रैकेट अंदर क्या क्या बचेगा, 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, और क्या बचेगा, माइनस 2p, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, इसका मतलब ये क्या बचेगा, प्लस 1। ये एक आंसर आ रहा है ना? और हमें चारों ऑप्शन दे रखा है S1 S2 के टर्म में। ओके, तो सिंपल सी बात ऐसे समझो, यहाँ पे एक दिया है S1 बाई S2, ये तो गलत। क्यों गलत है बताता हूँ। आपसे तो डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है ना, तो ये भाई मीटर में ही आएगा आंसर, तो मीटर बाय मीटर तो नहीं हो सकता, डायमेंशनली गलत है ना? ये प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब हमें ये सोचना है कि इन दोनों को प्लस करेंगे तब ये आएगा कि माइनस करेंगे तो ये आएगा। ये बताओ, इसको ओपन करोगे तो a/2 तो पहले बाहर हो जाएगा, है ना? ओके, a/2 बाहर हो गया, यहाँ बचा p स्क्वायर, पी स्क्वायर चाहिए, वो तो यहीं से आएगा। इसका मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो इस रिजल्ट के ऊपर होगा, और इसका आंसर कौन सा सही होगा, S1 प्लस S2। समझ गए आप लोग? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई।
देखो एक रिलेशन दे रखा है टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और हमें बताना क्या है कि रिटार्डेशन कितना हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब ये तो कितनी बार डाउट इसको बता बता के हम लोग परेशान हो रखे हैं। आप लोग इसमें अगर फंसते हो तो डिफरेंशिएशन में फंसते हो। ओके, अब वो डिफरेंशिएशन हमें देखना है, ध्यान से ऐसे समझो। ये क्या है, p की वैल्यू दे रखी है और हमें आंसर v के टर्म में लेके आना है। ओके, तो हम लोग इसको अलग जगह लेके जाते हैं, आ जाओ इधर आओ। t की वैल्यू दे रखी है आपको, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, यही तो डेटा दे रखा था। t इक्वल टू कितना है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यही है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, हमें रिटार्डेशन बताना है और सारा रिटार्डेशन किसके टर्म में बताना है, v के टर्म में बताना है ना। ओके, चलो तो v के टर्म में बताना है, देखते हैं आइए। देखो t इक्वल टू, पहले आप काम करते हैं, भी आपको पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया है, आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन। ओके, तो ऐसा है तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर दो। तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में करें सर, हमको समझ तो आ नहीं रहा है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, तो कुछ अच्छा लगे उससे कर दो। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टी के रेस्पेक्ट में करो। एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। ओके, तो मैं क्या करूं, मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ। ये बताओ ये dt का क्या होगा, dt बाई dx, ऐसा कर सकते हैं, dt बाई एक्स। अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा को तो अल्फा ही रहने दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x प्लस बीटा, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। हाँ या नहीं, ओके। इसकी वैल्यू तो हो गई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये एक रिलेशन आ गया, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, 1/2 अल्फा एक्स प्लस क्या होगा, बीटा। इस तरीके से आप बता सकते हैं, और ये बेसिकली वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी क्या, ओके, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, बट मुझे तो एक्सीलरेशन निकालना है। अब एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो भी रिलेशन आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, ओके। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलो। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू, एक रिलेशन आप पढ़े होंगे, v dv बाई dx, यही तो पढ़ा है ना। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v dv बाई dx, dv बाई dt भी होती है, v dv बाई dx भी होता है। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है। ओके, तो x के साथ अगर ये रिलेशन है तो मुझे x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो चलो आओ, ये तो हमारा रिलेशन है, कोई बात नहीं, ये बाद में लगाएंगे। ओके, इसको कहीं और लिख लेते हैं। पहला काम, हम dv बाई dx निकालते हैं, v dv बाई dx होता है ना। v मुझे पता है, dv बाई dx निकाल लेते हैं। ओके, चलो, तो dv बाई dx इक्वल टू, ये बताओ, ये तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, फिर ऊपर लेके जाएंगे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ऊपर कौन सा टर्म है, 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन लिखोगे, फिर उसके बाद माइनस 1 बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, जो नीचे का टर्म था 2 अल्फा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। ऐसा ही करते हैं ना, मैं डिवीजन का रूल लगा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता तो आप उसको देख लीजिएगा कैसे होता है। ठीक है, चलो, इक्वल हुआ भाई, ये तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से आएगा केवल 2 अल्फा, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाएगी और बीटा का 0, तो इसका आंसर आएगा -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ये वैल्यू आई है dv बाई dx की, ये हमारा एक्सीलरेशन नहीं है ना। ओके, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है भाई, एक्सीलरेशन मैंने आपको अभी बताया था कि देखो, ये होता है v dv बाई dx, हाँ या नहीं, ये क्या होता है, v dv बाई dx। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx, बताओ किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा, और इस पूरे टर्म का क्या है, होल स्क्वायर, यही तो है ना। ओके, और जब ऐसा है, ऐसा समझो, आपके जो पूरे आंसर थे वो v के टर्म में था, x के टर्म में नहीं, अगर आप ऑप्शन को देखो तो मुझे v के टर्म में ही लाना पड़ेगा। ये बताओ, v जो है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है, तो एक ऐसा काम कर सकते हैं, a इक्वल टू v को v रहने दो, -2 अल्फा ऐसे ही रहने दो, और नीचे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्या है, होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 2 अल्फा। ये देखो, ये v स्क्वायर है,
ये v है और ये v का क्या है, स्क्वायर है। तो ये पूरा v और v स्क्वायर, देखो a इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू वी स्क्वायर इंटू माइनस टू एल्फा, यानी एक्सिलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ टू एल्फा वी क्यू। ओके, और आपसे एक्सिलरेशन नहीं, आपसे क्या पूछा है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टू एल्फा वी क्यू। ये आपका पूरा ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए? ओके, चलो तो एक बार के लिए फिर से प्रॉब्लम पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया था। ओके, देखिए इसमें यही वैल्यू थी, एक्सेलरेशन आपको पूछा गया था, एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन पूछा था, और रिटार्डेशन किसके टर्म में था, वी के टर्म में था। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, टू अल्फा वी क्यू। ओके, आई होप आप क्लियर किए होंगे, ये केवल डिफरेंस में कुछ खास था नहीं। ओके, अब सुन, फिर से अगला प्रॉब्लम, एक रिलेशन क्या है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का। ओके, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन है, हम क्या करेंगे, हमें v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन बाई टू पावर मतलब अंडर रूट माइनस एक्स। ओके, अब सुनो, दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो वेलोसिटी x का फंक्शन है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए v dv बाई dx कर दें, जो कि हम पिछले वाले प्रॉब्लम में किए भी थे, है ना, v dv बाई dx कर दें, या एक रास्ता और भी है, इसे करेंगे, आंसर आएगा माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मैं डायरेक्ट कैसे बता पा रहा हूँ, उसका मेरे पास रीजन है। एक्सेलरेशन पूछा है, ये किस टाइम पे किस इंस्टेंट पे पूछा है, बोलो सर नहीं कुछ नहीं पता है, जनरल बस एक्सेलरेशन पूछा है। मैंने मान लिया कि ठीक है एक्सेलरेशन पूछा है, बट इसके जो आंसर है वो कुछ ना कुछ वैल्यू में दिया हुआ है, 0 है, -8 है, 8 है, 4 है, कुछ ऐसा है ना। इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन किसी टाइम पोजीशन पे नहीं पूछा है, और आंसर में कुछ वैल्यूज दे रखी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उन्हीं में से कोई एक सही होगा, मतलब कि वो कांस्टेंट है। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज और ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लग जाएगा ना, v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, यही तो इक्वेशन होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्स। जो x का कोफिशिएंट होता है वो टू टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -16, इट मींस टू टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू -16, एंड एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो ये तरीका है, अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स करिए, एक बार डिफरेंशिएट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे एक और प्रॉब्लम पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर है आपके एम्स। यहाँ पे एक पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया है। ओके, पोजीशन टाइम का रिलेशन है t इक्वल टू एट एनी टाइम t x इक्वल टू, पोजीशन का रिलेशन दिया है, पोजीशन x इक्वल टू दे रखा है a e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा t प्लस b b टू द पावर सॉरी e टू द पावर बीटा टी। ये दो वैल्यूज आप, ये पूरी वैल्यू दे रखी है, और मुझे कमेंट किसके बारे में करना है, वेलोसिटी के बारे में। क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या यह अल्फा बीटा पे डिपेंड करेगा, या जीरो हो जाएगा जब अल्फा और बीटा आपस में बराबर हो जाएंगे, या ये बढ़ता ही रहेगा टाइम के साथ। मतलब हमें वेलोसिटी नहीं बतानी है, वेलोसिटी की चेंज के बारे में कमेंट करना है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इट इज कांस्टेंट, या इसकी वैल्यू जीरो है किसी पर्टिकुलर अल्फा बीटा के रिलेशन के लिए। ये तो पूछा है ना आपसे। ओके, ऐसा करते हैं कि इससे तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, बट हमें उतनी मैथमेटिक्स नहीं आती कि किसी वेलोसिटी को देख के हम बता दें कि बढ़ रहा है घट रहा है। तो हम सिंपल एक काम करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, और क्या आएगा, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन से हम लोग सारा काम करेंगे। देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया इसका मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसे कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, और अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन जीरो आया तो वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ पाए? ओके, तो ये हमारा अभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये मैंने एक वो तैयार किया है कि इसी पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट पे जाएंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर पाएंगे। हमसे पूछा है वेलोसिटी, निकालेंगे एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के चेंज के बारे में कमेंट करना था, और वेलोसिटी का चेंज क्या होता है, एक्सीलरेशन ही तो होता है। चलो आओ इस रिलेशन को अब सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया है भाई, x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी, ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, ओके, तुम क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब तुम डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt, ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी। हाँ या नहीं, ये क्या है, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी होगा तो a इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, क्या ऐसा करेंगे, प्लस b
इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर बीटा टी। क्या ये बात सही है? समझ गए? ठीक। अब सुनिए, e पावर x का डिफरेंशिएशन तो e पावर x ही होता है ना? जैसे एक एक फॉर्मूला मैं आपको बोलूंगा d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, ये किसके इक्वल होता है? e पावर x। और अगर यहाँ पे e पावर x में कुछ कांस्टेंट है e टू द पावर kx, तो इसका आंसर होता है k इंटू e टू द पावर kx। ऐसा कुछ आप जानते होंगे, ठीक है? मैं इसी को यूज करने वाला हूँ, नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, k इंटू e पावर माइनस अल्फा टी, e पावर माइनस अल्फा टी ही होगा, और इसको फिर से करोगे तो अल्फा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जैसे वहां पे के बाहर आ जा रहा था, यहाँ पे माइनस अल्फा आ जाए, प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ओके, ये रिलेशन है, ये वेलोसिटी है। और जानते हो, इसे देख के बताना कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, जीरो हो रहा है, भाई ये तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, है कि नहीं? एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो दैट टीवी वैरायटी। तो ये देखो, माइनस ऑफ ए अल्फा डी और माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर बीटा टी। ऐसा लिख सकते हैं, ओके? अब सुनो, ये सब कुछ तो हो गया। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ऑफ ए अल्फा और इसकी वैल्यू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और फिर से माइनस अल्फा आएगा ना, फिर से वही रूल लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, के की जगह माइनस अल्फा है, ओके? प्लस बी बीटा इंटू ई टू द पावर बीटा टी, और इसका फिर से करोगे तो बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बोलो सही है? ठीक। अब क्या होगा भाई, इतना तो खतरनाक सा आग रखा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, आ जाएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके, और आंसर होगा ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई टू द पावर बीटा टी। क्या यही रिलेशन आ रहा है एक्सीलरेशन? ये बन गया एक्सीलरेशन, ठीक है? अल्फा बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसके बारे में नहीं सोचना है। ए और बी भी पॉजिटिव है। एक बात बताओ, पूरा टर्म जो आप देख पा रहे हो, ये वाला टर्म, ये वाले, ये तो भाई पॉजिटिव, और ये टर्म e की पावर माइनस में, ये भी पॉजिटिव होता है। जानते हैं क्यों? एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे तुम ऐसे सोचो, 2 पावर 3 है, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर 2 पावर माइनस 3 है, इसका मतलब 1 अपॉन 2 पावर 3 है, ये तो 1 बाई 8 है, इसकी वैल्यू कम है, लेकिन है ये भी तो पॉजिटिव, हाँ या नहीं? ओके, तो एक्सपोनेंट में प्लस हो ऊपर पावर में या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, और ये भी एक कौन सा टर्म है? पॉजिटिव, हाँ या नहीं? और दो पॉजिटिव टर्म को जोड़ोगे तो जो फाइनल आंसर एक्सेलरेशन आएगा, क्या ये भी पॉजिटिव आएगा? है कि नहीं? और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी बाय द टाइम क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब तुम इसका प्रोसीजर आपने देखा, अब इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कोई ऑप्शन ऐसा था जिसमें कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, ये तब होता जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, नहीं उसमें अल्फा बीटा आया था वेलोसिटी वाले रिलेशन में। ड्रॉप जीरो, ये हमने चेक नहीं, डिक्रीजिंग विद टाइम, हाँ ये सही हो गया, तो हमारे पास एक ऑप्शन करेक्ट था, तो हम और ज्यादा चेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? ये तो बहुत आसान सी बात है भाई। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ओके, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है और ग्राफ दिया है पोजीशन टाइम का। पोजीशन टाइम का ग्राफ का मतलब इसका स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ के ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप को कांस्टेंट होना पड़ेगा, और स्लोप कब कांस्टेंट होता है? जब ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो इसमें पहले ये बताओ, स्ट्रेट लाइन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये तो कर्व लाइन है, ये तो गलत है। कर्व लाइन है, ये गलत है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब हम सही कौन सा लगाएं? देखो, इसमें क्या है, दो स्लोप है, एक तो पॉजिटिव स्लोप है, एक नेगेटिव स्लोप है। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और फिर वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। बीच में वेलोसिटी बदल जा रही है, और हमसे पूछा यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, पोजीशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पोजीशन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ये तो किसी न किसी पार्टिकल की मोशन के बारे में तो नहीं है, ये तो रेस्ट के बारे में है ना। पार्टिकल इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे यहाँ बचता है, और वो यही है जिसमें टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रहा है और उसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सुनिए, सिमिलरली एक और है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास वीटी ग्राफ होता तो काम हो जाता है, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है। यहाँ तो आप ध्यान से देखो, चारों पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है? और पोजीशन टाइम ग्राफ के एक्सेलरेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस
ये पोजीशन है, ये टाइम है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया किसी भी डायरेक्शन में, चाहे घटता हुआ बढ़ता हुआ स्ट्रेट लाइन बना दिया, मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन होता है जीरो। ओके, बट यहाँ तो एक्सेलरेशन है और उसके बारे में बात हो रही है। एक्सेलरेशन कैसे देखते हैं? इसका डबल डिफरेंशिएशन, जैसे पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी, तो एक बार वो डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आता है ना। ठीक, अब दो डिफरेंशिएशन कॉन्केविटी बताता है, मतलब अगर ग्राफ एक्स ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, और अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ अच्छा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये बताओ, इसका तो एक्सेलरेशन है जीरो ना, जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे शार्प चेंज है मोशन में, उस इंस्टेंट के लिए वहां पे एक्सेलरेशन आया होगा, उस पूरे रीजन में एक्सेलरेशन नहीं है, वो एक तरीके से इम्पल्स है यहाँ पे, है ना। इम्पल्स बाद में आप पढ़ो, ओके, अगर नहीं पढ़े होंगे तो। यहाँ पे बच्चा वर्ड है, और इसका एक्सेलरेशन लेस देन क्या है? मतलब ये रिटार्डेशन है, ये एक्सेलरेशन है, और हमें पूछा है यूनिफॉर्म एक्स को, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, रिटार्डेशन के बारे में बात नहीं हुई, मुझे एक ही ऑप्शन सेलेक्ट, इसलिए हम लोग ये वाला करते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही बताना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है, पोजीशन टाइम रिलेशन है s इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू, और आपसे पूछा है व्हेन एक्सीलरेशन इज जीरो वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट ही दिया है, डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, तो वो टाइम निकालना पड़ेगा व्हेन एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले सॉल्व करो, इक्वल टू किसके इक्वल है? टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू। वेलोसिटी निकालो, ये किसके इक्वल होगा? ds की पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ये बताओ ये किसके इक्वल होगा? ये तो होगा थ्री टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का टू टी, तो ये सिक्स टी हो जाएगा टू जीरो। और अब निकालेंगे हम एक्सीलरेशन, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dv बाई dt निकालना है हम लोग को। और ये बताओ किसके इक्वल होगा? सिक्स टी माइनस सिक्स, हाँ या नहीं? ये किसके इक्वल हो जाएगा? सिक्स टी माइनस सिक्स। और क्वेश्चन में बोला व्हेन एक्सीलरेशन बिकम्स जीरो, तुम एक्सीलरेशन को जीरो पुट कर दो। अगर तुम इसको जीरो पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? वन सेकेंड, या नहीं? टाइम कितना आएगा? वन सेकेंड। और जब टाइम वन सेकेंड है तो हमें पोजीशन बताना है, तो इस डिस्प्लेसमेंट वाले रिलेशन में जाके रख दो, s इक्वल टू टी क्यूब मतलब वन क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर यानी थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन स्क्वायर, और क्या होगा? प्लस टू, ये है प्लस टू। क्लियर है? सॉल्व करिए, देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री, क्या आंसर जीरो है क्या? इसका मतलब है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोशन, नेक्स्ट में ग्राफ दिया है ना, और ग्राफ को ध्यान से देखो, ये पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ दिया है ना, हाँ ये टाइम है, पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ दिया है, और पूछा है कि वो इंस्टेंट बताना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि इसका ग्राफ जो होता है, इस ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है, तो ये ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होने के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होना चाहिए या इस तरीके का होना चाहिए, है ना, जिसका स्लोप नेगेटिव हो, ऐसे समझ। तो आपका स्लोप पॉजिटिव है, टी पर पॉजिटिव है, ओके, डी पर है जीरो, ई पर है नेगेटिव है, और वो कौन सा ई है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, मूविंग स्ट्रेट लाइन इज 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ओके, एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब उसकी स्पीड बाय द टाइम क्या हो रही है? कम हो रही है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज, एक बात बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड, हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये किसके इक्वल होता है? u प्लस हाफ a 2n माइनस वन, यही तो बेसिक रिलेशन है ना अपने लिए, ओके। इन सारी वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू किसके इक्वल है? u की वैल्यू है 10, 10 10 यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस हाफ, यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं था, रिटार्डेशन था, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 रखोगे या माइनस टू? रखना तो माइनस टू पड़ेगा, ठीक है, पुट पुट करिए, माइनस टू इंटू, ये कौन से सेकंड में बात करनी थी? फाइव, इसका मतलब है टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव माइनस वन, ये तो करना है, ओके। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ये है आपका टेन, ये माइनस हो जाएगा, और टू इंटू टेन माइनस, ये तो नाइन आएगा, टेन माइनस नाइन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? वन। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो ग्राफ है, ये क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ सुनना, और इसमें किसके बारे में बात करनी है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस।
सिंपल सी कहानी है। एक बात बताओ, वीटी ग्राफ की एरिया निकालोगे तभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है ना? हमें इसकी एरिया ही निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 फिगर बन रहा है, एक तो पहला रेक्टेंगल है, इसकी एरिया को निकालो A1, ओके? A1 किसके इक्वल होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या ये 8 आएगा? सिमिलरली ये दूसरी एरिया निकालो A2, A2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ये इसकी बेस कितनी है? 2 और इसका ये भी डेप्थ भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर किसके इक्वल आएगा? 4। एंड सिमिलरली थर्ड एरिया दैट इज अबव द एक्स थ्री एक्सिस, ये किसके इक्वल होगा? ये बेस है 2 और ये कितना है? ये वैल्यू भी 2 के अप्रॉक्स ही दिख रहा है मुझे, 1 है कि 2 है? पता नहीं, मैं ट्रू मान के चलता हूँ, ठीक है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 4। समझ गए? ओके। अब एक काम करो, जब आप डिस्टेंस की बात करते हो तो ये सारे एरिया को ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस क्या करेंगे? A3। ओके, इसमें कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, मतलब कोई पार्टिकल आगे गया, फिर मुड़ के पीछे आया, फिर आगे गया, तो डिस्टेंस तो ऐड ही होगा। तो 8 प्लस 4 प्लस 4 इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 16 मीटर। बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में कमेंट करना है, इन दैट केस देखो, अगर पॉजिटिव एरिया है तो उसको पॉजिटिव रखना है और नीचे की एरिया जो ये वाली एरिया होती है उसको नेगेटिव मानते हैं। इसका आंसर होगा A1 माइनस A2 और प्लस क्या होगा? A3। A3 और A1 पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और A2 को माइनस, क्योंकि कोई पार्टिकल वापस मुड़ के आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसका कम होगा ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो भाई, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है वेक्टर का, दो वेक्टर और बी, मुझे बताना है प्लस बी पहले निकाल लो ना। ए प्लस बी, ए प्लस बी निकालने का क्या तरीका होता है? सर ऐड करना है, सिंपल। ए को आई में ऐड करो, जे को जे में, ए को के में, 3i प्लस 4i, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7i। इसके इक्वल होगा 7i। उसके आगे j माइनस 2j, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? माइनस ऑफ j कैप, एंड माइनस 2 के माइनस 6 के आंसर किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ 8 के कैप। ये तो आ गया हमारे पास सी वेक्टर विच इज a प्लस बी, इतना तो आ गया। अब उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले आप a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं? अंडर रूट करके 7 स्क्वायर i के कोफिशिएंट होल स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट होल स्क्वायर, j का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और k का कोफिशिएंट 8 है। समझ गए? ओके, मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं बनता, वो सारे प्लस ही हो जाएंगे। ये कितना होगा? 49 प्लस 1 और प्लस 64, यही तो करना है। ये बताओ ये किसके इक्वल होगा? अंडर रूट 50 प्लस 64, क्या ये 114 हो जाएगा? है ना? ओके, तो इस वेक्टर में यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो यूनिट वेक्टर निकालते समय तुम क्या करते हो? a प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका अपना मैग्नीट्यूड अंडर रूट 114, यही आंसर है। अब ध्यान से देखो, आंसर 7i माइनस जे माइनस 8 और डिवाइड बाई 114, क्या यही आंसर है कि नहीं? ओके, बस आप मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो, कार है रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो गया? 0, मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, और वर्ड एन दैट कवर इन एन सेकंड, एन सेकंड का मतलब 0 से लेके एन सेकंड तक, और nth का मतलब केवल उसी पर्टिकुलर एक सेकंड में बात करनी है। ये बताओ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, लेकिन u तो 0 है तो डायरेक्ट लिखो ना, हाफ a 2n माइनस 1, क्या ये s nth हो गया? ये s nth है। जो टोटल एस एन चलना होगा वो किसके इक्वल होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह क्या लिखोगे? एन, और इन दोनों का हमको रेशियो निकला है, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो हाफ ए कैंसिल हो जाएगा और इस रेशियो की वैल्यू होगी 2n माइनस 1 डिवाइड बाई क्या होगा? एन स्क्वायर। अब चाहो तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बनाना है, 2n बाई एन, क्या 2 बाई एन हो जाएगा? माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी का एक प्रॉब्लम है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप is 100 meter high simultaneously, another ball thrown upward with the will speed of 50 meter per second, after time they do cross each other। देखो, क्रॉसिंग या मीटिंग के बारे में जब भी बात करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ऐसे देखो, टाइमिंग तो सेम है, एक पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, और दूसरे को आपने ड्रॉप किया है, इसकी इनिशियल स्पीड है 0। इतना तो क्लियर है? ओके, इनिशियल स्पीड कितना है? 0।
ये बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लगाओ। रिलेटिव वेलोसिटी है 50 मीटर, है ना, 50 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस है आपका 100। 100 जाना है, 50 से जा रहे हो, 2 सेकंड लगेगा, काम खत्म हुआ। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, एक इक्वेशन ऑफ मोशन दे रहा है y इक्वल टू 2t² प्लस t प्लस 4 एंड वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 3। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये बताओ y की क्या वैल्यू है? y की वैल्यू t²। 0 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है? ओके, तो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, y1 की वैल्यू निकालोगे, ये कितना आएगा? 4 आएगा, है ना, ये सब 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से एट t इक्वल टू 3, इसको हम y2 बोल देते हैं। y2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? t की जगह 3 रखो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई t की जगह 3 प्लस 4, यही तो रखना है हम लोग को। okay. जब इसको सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 9 प्लस 4, ये बताओ ये क्या होगा? ये 31 मीटर आ जाएगा, हाँ या नहीं? ये किसके इक्वल आएगा? 31 मीटर। ये बताओ अब हम निकालने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? चेंज इन पोजीशन y2 माइनस y1, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है 31 मीटर, इनिशियली वो था 4 मीटर पे। इसका मतलब ये चला है 27 मीटर इन 3 सेकंड। कितना चला है? 27 मीटर इन 3 सेकंड। अब मुझे ये बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, जो पूरा टाइम है उससे चीजों को क्या करो? डिवाइड कर दो। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 27 मीटर और टाइम कितना है? टाइम है आपका 3 सेकंड। 0 टू 3 में टाइम इंटरवल 3 होगा। क्या इसकी वैल्यू 9 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाती है ना? और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड। इसमें हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। हाँ, अगर मुझे एवरेज डिस्टेंस पूछा होता, यहाँ कहीं माइनस होता तो थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता, तो बातें अलग होती। बट अभी के लिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन था आपके लिए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। कार है जो रेस्ट से एक्सेलरेट करता है और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद वो रिटार्ड करता है एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पूरे उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या करेंगे? देखो, इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो है 3 सेकंड। पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? 3 सेकंड। तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। वैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने एक कहानी आपको पढ़ा रखी है, आप नीट के बच्चे हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो, ऐसे एज्यूम करो एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 है ना? पहले वो एक्सेलरेट किया कांस्टेंट रेट अल्फा से, ये इसका एक्सेलरेशन है। फिर उसके बाद रिटार्ड किया कांस्टेंट रेट बी से, है ना? और बीच में इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड मैक्सिमम हुई। ओके, क्यों? क्योंकि 0 से बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक गया, फिर यहाँ से कम होते-होते यहाँ पे रुक गया, ठीक है? और इस पूरे प्रोसेस का टाइम t लगा। तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी मल्टीपल स्ट्रेचेज़ के प्रॉब्लम आएँ, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, है ना? ग्राफ से हमें विजुअलाइज़ होता है चीज़ों को। हल ग्राफ बना के सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करने वाला हूँ, जो क्लासरूम में आप यूज़ किए हो। ये बताओ, इस प्रोसेस में डिस्टेंस ट्रैवल किसके इक्वल होता है? हाफ अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है? टी स्क्वायर। ये रिजल्ट है, ये याद रखना है बच्चा, ठीक है? ओके, अल्फा से एक्सेलरेट हुआ, बीटा से डीएक्सेलरेट हुआ, और इस पूरे प्रोसेस का टोटल टाइम इलेप्स इज टी, देन इन दैट केस डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर। ओके, चलो इसको बताओ किसके इक्वल होगा? हाफ। अल्फा की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन है 2, रिटार्डेशन है 4, सबको प्लस रखो, वैल्यू रखना है। 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4 कितना होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 4 बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, 4 बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये आपका 36 बाई 6, क्या ये 6 मीटर आ जाएगा? ओके, और ऐसा कोई डिस्टेंस है? जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है? तो यही एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट s ऑफ अ पार्टिकल या बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टाइम। भाई ये तो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, ऐसा रिलेशन तभी होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर डिस्टेंस t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी t के प्रोपोर्शनल होगा।
कैसे सर? डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो वेलोसिटी आएगा, तो एक पावर कम हो जाता है, ये रूल आपको याद है। और एक्सेलरेशन करेंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगा? 0, एक और पावर कम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन एक पावर कम, ओके। तो ऐसा ध्यान से देखो, अगर एक्सेलरेशन टी की पावर 0 है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहाँ पे दिया हुआ है? ठीक है। अब 0 होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं, वो 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है और पूछा है आप डिस्प्ले बताइए व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे देखो रिलेशन दे रखा है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? देखो, रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री, ऐसा कुछ डाल सकते हैं, है ना? ओके, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? t माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, और हमें बात करनी है व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? dx बाई dt। और जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टू टाइम्स ऑफ t माइनस, ओके, एंड इसको जीरो के बराबर लिख दो, ऐसा प्रॉब्लम में बोला गया है। ठीक है? और जब तुम जीरो के बराबर रखोगे और सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? t आ रहा है 3 सेकंड। ठीक है? यानी कि ये जो फेनोमेना इस क्वेश्चन में डिस्कस किया जा रहा है वो 3 सेकंड पे हो रहा है। उस समय पे हमें पता है, तो ये बताओ अब डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या था? x इक्वल टू टी माइनस थ्री होल स्क्वायर। अगर मैं t की जगह 3 रखूंगा तो 3 माइनस थ्री होल स्क्वायर होगा, ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब पार्टिकल का अपना कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और आंसर कितना है? जीरो है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है बच्चा, डिस्टेंस पूछा होता तो शायद आंसर कुछ अलग होता। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक और पीवाईक्यू का प्रॉब्लम है, ऐसे ध्यान से देखिएगा। दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, दो दो कार्स हैं बेसिकली, एक पी है और एक क्यू है। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और हमें बताना एट व्हाट टाइम दो दे कार हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी दोनों की सेम है और कब हो रही है इसी के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी निकाल लो ना। एक्स पी की वैल्यू दे रखी है, पोजीशन ऑफ पी दे रखा है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, यही दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ पी पी निकालो, एक बार डिफरेंशिएट करो, ये तो ए आएगा और प्लस टू बी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, a plus 2bt। Similarly, position of q is given to you, that is ft minus t square, and we have to calculate velocity of q। हाँ, और velocity of q किसके इक्वल होगा? f minus 2t। समझ गए? ओके, और मुझे बोला गया कि जब ये दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर है तो इसको बराबर कर लो। a t एज पर द प्रॉब्लम, सॉरी a प्लस टू बी टी इक्वल टू एफ माइनस टू टी। ये टू टी को इधर लेके आओ तो टू टी कॉमन ले लो, वन प्लस बी आ जाएगा। इसकी वैल्यू एफ माइनस क्या होगी? ए। ओके, तो टी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एफ माइनस ए बाई टू टाइम्स ऑफ वन प्लस बी, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका कोई आंसर है? फोर्थ है। समझ पाए? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा ये एक मोशन है 2D, है ना? 2D क्या है? मतलब बेसिक मोशन है, एक एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और एक वाई डायरेक्शन में हो रहा है। 2D है कि क्या है ये तो पता नहीं है, अभी बाद में देखेंगे। ओके, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ओके, और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। एक काम करो, दोनों को दो बार डिफरेंशिएट करो। पहली बात, एक्स की वैल्यू बताओ कितना है? एक्स की वैल्यू है 5t माइनस टी स्क्वायर, यही तो दिया है, सॉरी 2t स्क्वायर। ओके, अब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dt, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी और ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 10t। ओके, और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? -10। नाउ कमिंग y डायरेक्शन, y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y इक्वल टू कितना है? 10t। अगर y डायरेक्शन के वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो 10 होगा और y डायरेक्शन के एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? 0। तो y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है 0 और x डायरेक्शन के बीच का एक्सीलरेशन कितना है? सॉरी मैंने कुछ गलत किया है, स्क्वायर का 2t होता है बच्चा, तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ 4t ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ये तो -4 आएगा, है या नहीं? ओके, तो यही आपका एक्सीलरेशन है और इसकी वैल्यू कितनी है? -4। कोई दिक्कत? ओके, तो क्योंकि y में है नहीं ना, अगर y में भी होता तो हम ऐसे लिखते हैं नेट एक्सीलरेशन इक्वल टू रूट ओवर ax स्क्वायर और प्लस क्या होता है? ay स्क्वायर, ऐसा करते हैं। बट ay तो है ही नहीं, केवल x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है और उसकी वैल्यू क्या है? -4। ठीक है, चलो अब उसके आगे बढ़ते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है, ये नीट पीवाईक्यू से डिराइव क्वेश्चन है, शायद वही
शायद सेम है कि अलग है। एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। ओके, तो पहले का 30, दूसरे का 45। ये बताओ वेलोसिटी ऑफ ए, पहले वाले को ए ले लो और दूसरे को बी ले लो, है ना? वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी, tan थीटा ऑफ ए डिवाइडेड बाय tan थीटा ऑफ बी। सिंपल सी बात है। थीटा ए कितने का है? पहले हमने 30 डिग्री को बोला है, tan 30 अपॉन tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45। tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है और tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं, यही आपका रेशियो भी है, 1:रूट। ठीक है, ओके, इजी सा प्रॉब्लम था ये। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर का है, उसको ध्यान से देखते हैं। ये आंसर भी आपको याद होगा बहुत सारे लोगों को। इसका आंसर कौन सा है? T1 T2 बाई T1 प्लस T2। इसमें एक स्टैंडर्ड केस है, क्लासरूम में याद किए। क्या है? रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी। जैसे मैं बोलूँ कि एक कोई प्लेटफॉर्म है जो रुका हुआ है, इसके ऊपर कोई पर्सन है या कोई बोट है, कोई ऑब्जर्वर है जो चल रहा है, इसकी अपनी कुछ स्पीड होगी v1, इसको यहाँ तक जाने का टाइम लगता है t1। अब की बात है, और ये प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है। तो हमने आपको ये पढ़ाया था कि ये प्लेटफॉर्म अगर चल रहा है v2 स्पीड से और इस पर्सन को उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसका टाइम लगता है t2। क्या हो अगर ये प्लेटफॉर्म V2 से चले और इसके ऊपर ये पर्सन रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म भी चले V1 से, तो क्या ये जल्दी से पहुंच जाएगा? है ना? ओके, और इसके लिए हम लोग टाइम याद किए थे, याद करो। इसका बेसिक रिलेशन ऐसा आया था, 1/t इक्वल टू 1/t1 और प्लस 1 क्या आया था? t2। इसको सॉल्व करोगे यही रिलेशन आ जाएगा, t1 t2 बाई t1 प्लस t2। डिटेल आपके सोल्यूशन चाहिए तो आप क्लास नोट्स रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, a man is walking on the road with velocity of 3 km per hour. Suddenly, rain start falling. The velocity of rain is 10 km per hour in vertical downward direction. The relative velocity of rain with respect to man is. एक बात बताइए, इसकी वैल्यू ही तो निकालनी है। ऐसे समझो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा। और ये रेन नीचे की तरफ है और पर्सन आगे की तरफ जा रहा है ना? तो ये दोनों तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं और ये दो वेक्टर ही क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय इन दोनों की इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। चार ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया है तो मैग्नीट्यूड निकालिए। ये किसके इक्वल होगा? 10 स्क्वायर और प्लस क्या होगा? 3 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 और 3 स्क्वायर 9। क्या ये √109 किलोमीटर पर आवर होगा? है ना? इसमें ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत है ही नहीं। दो वेलोसिटी है, दोनों का रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट क्या? माइनस का रिजल्टेंट बताना है। ओके, चलो उसके आगे फिर से है एक मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम। देखो, नीट में ना एग्जाम में टाइम तो होता नहीं है बच्चा, है ना? तो आपको जब क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा तो डेटा को भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। यहाँ पे दे रखा है 98 मीटर पर सेकंड, हम इसको तुरंत 100 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, क्योंकि ये सोच के दे रहे हैं कि जी की वैल्यू आप 9.8 लोगे, हम लोग नहीं लेंगे, हम 10 लेंगे, क्योंकि 10 से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हम ऐसे पढ़ेंगे, जिसको आपने 0 सेकंड पे ऊपर की तरफ लॉन्च किया और इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। समझ गए? ओके, ऐसा है। और आफ्टर 4 सेकंड another body is projected from the same point with the same velocity after 4 second, the body will meet after। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ऐसे समझो, आ जाओ। 4 सेकंड के बाद दूसरा बॉडी लॉन्च हो रहा है। तो इस तरीके से समझो आप कि एक पार्टिकल है जिसको हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ लॉन्च किया है विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तुम ये सोचो कि 4 सेकंड बाद क्या हुआ होगा? 4 सेकंड बाद ये कुछ ऊपर चला जाएगा, है ना? उसकी स्पीड अभी कैलकुलेट करेंगे और स्पीड थोड़ी कम हो चुकी होगी। मैं एक स्पीड के लिए कोई इक्वेशन नहीं लगाऊंगा, सीधे बोलता हूँ। जी की वैल्यू 10 है, हाँ या नहीं? जी की वैल्यू 10 है, इसका मतलब है कि हर सेकंड स्पीड 10 कम हो जा रही है। और 10 कम होने का मतलब अगर 100 है तो 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद 80, देन 70, देन 60। तो इस समय इसकी स्पीड कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड। ठीक, और इसी इंस्टेंट पे एक कोई दूसरा पार्टिकल नीचे से ऊपर फिर से लॉन्च हो रहा है 100 मीटर पर सेकंड। कहानी t इक्वल टू 0 की है और ये कहानी t इक्वल टू 4 पे है। यहाँ पे अब ये तरफ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड और ये 100 से जा रहा है, ये तेज जा रहा है, ये धीरे जा रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये इसको पकड़ ले, है ना? और मुझे बताना है कि क्या होगा, तो उसके लिए मुझे ये हाइट निकालनी पड़ेगी। ये बताओ, ये हाइट किसके इक्वल होगा? h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये 4 सेकंड में कितना ऊपर गया ये कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस हाफ जी इज 10 टाइम इज 4 स्क्वायर। सॉल्व माइनस ऑफ 80 दैट इज गोइंग टू बी 320 मीटर। यानी 4 सेकंड पे ये पार्टिकल 320 मीटर की हाइट पर है ना? ओके, और अगर ये 320 मीटर की हाइट पे है तो ये बताओ उस इंस्टेंट पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है?
द रिलेटिव वेलोसिटी एट 4 सेकंड। 4 सेकंड पर रिलेटिव वेलोसिटी है आपकी, एक 100 से जा रहा है, एक 60 से जा रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में है, वेलोसिटी माइनस कर दो, 100 माइनस 60, क्या ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना? और मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव एक्सीलरेशन तो होता नहीं है, वो जीरो होता है, एक्सीलरेशन की बात ही नहीं करनी है। ये बताओ डिस्टेंस कितना है? रिलेटिव डिस्टेंस जो इनको ट्रैवल करना है किसी रिलेटिव फ्रेम में, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है जो कि कितनी है? 320 मीटर। समझ गए? ओके, तो ये बताओ टाइम किसके इक्वल लगेगा? ये तो बहुत आसान सी बात है, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। अब बताओ रिलेटिव डिस्टेंस है 320 मीटर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी है 40, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 8 सेकंड। बट ये आंसर नहीं है आपका, 8 सेकंड तो आया, यानी कि इसके लॉन्च करने के 8 सेकंड के बाद ये कोलाइड हो जाएगा। तो हमें तो बात करनी है कि वो स्टार्टिंग से कितने पर कोलाइड होगा, तो पहले 4 सेकंड मोशन हो चुका है और 8 सेकंड बाद में हो रहा है, तो ओवरऑल जो इवेंट है जिसमें कोलिजन हो रहा है वो स्टार्टिंग से 12 सेकंड पर हो रहा है। ओके, आइए अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग क्या-क्या है। देखो, देखिए आपसे पूछा था आफ्टर बोथ बॉडी विल कोलाइड विल मीट आफ्टर आफ्टर 12 सेकंड होगा, क्योंकि दूसरे के लॉन्च के 4 8 सेकंड बाद, और वो पहले से 4 सेकंड हो रखा था, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? 12। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, एक बॉडी है उसको हमने प्रोजेक्ट वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है ना? ओके, ये दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कुछ मत करो, आप पहले वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में निकालो dx बाई dt। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt, और 6t को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? 6। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 6। सिमिलरली vy निकालो, दैट इज dy बाई dt। vy किसके इक्वल होगा? dy बाई dt। 8t का डिफरेंशिएशन 8 माइनस 10t। ओके, ये तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है एट t इक्वल टू 0, क्योंकि हमसे बात जो की है टी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे क्या रहा होगा, तो t इक्वल टू 0 पे vy की वैल्यू कितनी होगी? 8, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा। और अब बताओ नेट वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? अंडर रूट दो मोशन है vx स्क्वायर प्लस क्या होगा? vy स्क्वायर, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है। x की वैल्यू कितनी है? 6 स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है? 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, 100 को बाहर निकालोगे, आंसर कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आपसे पूछा गया है, ये कुछ ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका दिया है पता है? ये ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, ठीक है? ओके, और ऐसा बोला गया है कि इसमें कौन सा ग्राफ है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मतलब कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि एक्चुअल में वो किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चलो तो देखो इसके बारे में क्या करेंगे। देखो भाई, इसको मुझे तो पता है यही वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसे बहुत सारे 2-3 केसेस होते हैं। ये क्यों नहीं पॉसिबल है ऐसे समझो, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ओके, एक ही टाइम पर 2 वेलोसिटी है, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी। एक ही टाइम पे फिजिक्स में या कहीं पर भी एक्चुअल में 2 चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? जब हम पार्टिकल की बात करें, है ना? ओके, तो एक ही पार्टिकल के एक ही टाइम पर एक ही पार्टिकल की 2 वेलोसिटी तो नहीं हो सकती है ना? ओके, कोई भी ऐसा ग्राफ जो टाइम एक्सिस को 2 बार कट, इनके पैरेलल अगर टाइम से एक लाइन ड्रॉ करो, ओके, और वो 2 बार कट करे तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, एक बॉय है व्हिच इज रनिंग ऑन द प्लेन रोड विद वेलोसिटी v, आगे की तरफ बॉय जा रहा है कितनी स्पीड से? v से जा रहा है, और रेन जो है ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रही है u से। क्लियर है? ओके, तो ये बताओ इसमें हम लोग को किस एंगल पे अम्ब्रेला रखना पड़ेगा? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई जब तुम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताओगे, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ होगा u, और मैन की वेलोसिटी माइनस करनी है, तो क्या ये पीछे की तरफ होगा? इसकी ही तो डायरेक्शन हमको बतानी है। ये बताओ, ये वर्टिकल से एंगल निकालते हैं थीटा। अगर थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? ये पीछे की वेलोसिटी क्या है? पार्टिकल पर्सन की वेलोसिटी, और बाई रेन की वेलोसिटी v बाई u, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v बाई u के लिए क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आंसर हमने थीटा निकाला वर्टिकल से। ये कहाँ से पूछा है ध्यान से देखो, फ्रॉम द वर्टिकल, एट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, तो आंसर यही है। अदरवाइज अगर ये हॉरिजॉन्टल से पूछ देता तो ये थर्ड आंसर सही हो जाता है, u बाई v हो जाता। चलो नेक्स्ट, बच्चा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको पता है कि किसी पार्टिकल को थीटा डिग्री पे लॉन्च करें या 90 माइनस थीटा डिग्री पे लॉन्च करें, दोनों का रेंज क्या होता है? बराबर।
ओके, बट हाइट बराबर नहीं होती है, एक को h1 बोलते हैं, एक को h2 बोलते हैं, और ये इसका रेंज है r। इसके बीच का एक स्टैंडर्ड रिलेशन है जो हम लोगों ने याद किया है, ऐसे 2-3 रिलेशन याद किए हैं। 4 इक्वल टू r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h1 h2। इसमें कौन सा रिलेशन सही है? केवल एक ही रिलेशन है, ठीक है? ये याद रखना है, इससे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है? चलो, दूसरा दूसरा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बेसिक लेवल का ही है, बट आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखो, कभी कभी आपसे पाथ के बारे में बात करें तो या तो तुम्हें वो पर्टिकुलर चीज पढ़े हो जो तुम्हें पता हो, या इक्वेशन देख के समझ में आ रहा हो। यहाँ इक्वेशन आपको नहीं दे रखा है, यहाँ हमें वेलोसिटी और फोर्स दिया है, और दोनों जीरो नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी भी हो और फोर्स भी हो या एक्सेलरेशन हो, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। समझ गए? ओके। और अगर वेलोसिटी और फोर्स या एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो भी आपका पार्टिकल कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज हर एक केस में जब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और कुछ ना कुछ फोर्स है, कांस्टेंट है, और वो 0 या 180 डिग्री पे नहीं है, इन दैट केस पाथ इज ऑलवेज पैराबोला। हमेशा क्या होता है? पैराबोला। अब हमें पैराबोला लगाना है स्ट्रेट, देखो हाइपरबोला नहीं होगा, है ना? सर्कुलर मोशन नहीं होगा, सर्कुलर मोशन में आपके फोर्स कांस्टेंट नहीं होते, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। अब ये पता नहीं स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा, उसके बारे में बात करना है। देखो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कहीं ये और ये आपस में पैरेलल तो नहीं है। ध्यान से देखो, ये 4 और इस इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर है, इस वजह से मतलब 0 और 180 नहीं है, तो हमारा पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। समझ गए? तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा ध्यान से देखो, 2 बुलेट हैं, है ना? दोनों को फायर किया और इधर इधर की तरफ और एक और इधर की तरफ ही फायर करते हैं, और दोनों जमीन पे आके गिरे। दोनों की हाइट सेम है, तो नीचे व्हिच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट? भाई सब ध्यान से देखिए, सब लोग बराबर टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे, क्योंकि टाइम जो नीचे पहुंचने का होता है वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट 2h/g। और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से डिपेंड नहीं करता। अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल दूर जाके गिरेगा, कम होगा तो थोड़ा पास आके गिरेगा, बट नीचे आने का टाइम क्या होने वाला है? सेम, साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेंगे। ओके, चलो अब देखो, एक काम करते हैं। 9i कैप प्लस 12j कैप, मतलब इसको लॉन्च किया, इधर की तरफ स्पीड है 9 और इधर की तरफ कितना है? 12, और मुझे बताना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल होता है? y कंपोनेंट की वेलोसिटी होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होता है? 2g। याद किया था ना आपने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, तो ये बताओ, ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 2 इंटू 10, ये आपका g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, हाँ जी दिया भी है। तो ये बताओ 144 बाई 2, 72 बाई 10, क्या ये 7.2 आ जाएगा? है ना? ऐसा कोई आंसर है? जी हाँ, पहला ही आंसर है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक और प्रॉब्लम है। प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने 45 डिग्री पे लॉन्च किया, ओके, विद हॉरिजॉन्टल, एंड इट हैज रेंज ऑफ 20 मीटर, है ना? रेंज किसके इक्वल है? 20। तो आपको हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बतानी है? ध्यान से देखो, ये जीरो तो नहीं होगा पहली बात, है ना? 1D मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, 2D मोशन में नहीं होती है। ओके, 2D मोशन में अगर कोई इसी पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पे लॉन्च किया है, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है, बट हॉरिजॉन्टल तो होता है ना। और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू किसके इक्वल होती है? u cos थीटा। u की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। एक काम करो, इस केस में रेंज मैक्सिमम होता है, और रेंज किसके यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रेंज दे रखा है इक्वल टू जी इंटू आर। जी की वैल्यू है 10, आर है 20, तो यू की वैल्यू अंडर रूट 200 है ना? ओके, तो यू की जगह आप लिख दो अंडर रूट 200 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 1 बाई रूट। हम ऐसा लिख सकते हैं 10 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट टू कैंसिल हो जाएगा, और आंसर किसके इक्वल आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके लिए सही रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बोलते हैं। बच्चा, एक पार्टिकल है जो नॉर्थ में जा रहा है 6 मीटर, ईस्ट में जा रहा है 8 मीटर, और उसके बाद वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है। क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है? ईस्ट वेस्ट तो प्लेन में होंगे, वर्टिकल उसके ऊपर। एक को मान लो x, एक को मान लो y, एक को मान लो z। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और प्लस क्या होगा? 10 स्क्वायर। 6 8 का 10 होता है, 10 होता है, आप सॉल्व कर लो, आंसर किसके इक्वल होगा? 10√2 मीटर। सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है और 120 सेंटीमीटर ट्रैवल करती है 6 सेकंड में,
ओके। जब 120 एक्सेलरेशन पूछा है भाई, 6 सेकंड की डिस्टेंस कितनी होगी, u प्लस हाफ a टू n माइनस वन n 6 माइनस वन, यही तो होगा ना। डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेंटीमीटर दिया 120 इक्वल टू a बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 11। क्या यहाँ से a की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 120 इंटू टू डिवाइडेड बाई 11, और ये हमारा आंसर जो भी आएगा, हमने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रखा है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। क्लियर है, ओके। और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपको, ये देखो 240 बाई 11, 240 बाई 11 आपका 2 220 के आसपास कुछ, ये 211 के आसपास आएगा, है ना। और 211 को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी रिपीट हो गया, डिस्कस हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये भी डिस्कस हो रखा है आपका। चलो इसके बारे में बात करते हैं। एक पार्टिकल है जिसको रेस से स्टार्ट किया, ठीक है। और अगर रेस से स्टार्ट किया तो आपसे पूछा मैक्सिमम स्पीड। ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन है तो स्पीड बढ़ रही होगी, और स्टार्टिंग में स्पीड 0 है तो यहाँ तक स्पीड बढ़ी है, लास्ट में 11 सेकंड पे पूछा है। वेलोसिटी कितनी बढ़ती है, v माइनस यू, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, u 0 है, इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। और ये बताओ एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस किसके इक्वल है, 11 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है, 10। क्या ये 55 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। और यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। चलो अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, दो तीन प्रॉब्लम्स और बचे हुए हैं। बच्चा, ये स्टैंडर्ड पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अगर एक रिलेशन बताया था कि भाई वेलोसिटी, ध्यान से देखना, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है, ठीक है, ओके। तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, x टू द पावर 2n माइनस वन। याद है कहाँ से आया था, ये आया था एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx, हाँ या नहीं। v जो है x की पावर n है, और dv बाई dx x की पावर n माइनस वन होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पे एक पावर कम हो जाती है। तो एक्सीलरेशन की जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो x की पावर कितना होता है, n माइनस वन या 2n माइनस वन, ये है 2n माइनस वन। अब ध्यान से देखो इसमें 2n माइनस वन कहाँ है, ओके। बीटा एक्स में माइनस टू एन प्लस वन, यहाँ पे माइनस टू एन है, ओके, एक्स की पावर। तो यहाँ पे माइनस टू एन है, तो ये एन के लिए हम रिजल्ट याद किए हुए हैं। माइनस टू एन के लिए यहाँ पे माइनस टू एन लिख दोगे तो ये माइनस फोर एन माइनस वन हो जाएगा, माइनस फोर एन माइनस वन हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा। पुट एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू एन, ओके। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ गए, असर्शन रीजन के प्रॉब्लम्स हैं और इनको हमें बताना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखो पहला कब सही होगा, बोथ एजर्सन रीजन और एक्सप्लेनेशन भी है। अगर केवल दोनों सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन है, और एसर्शन गलत है, रीजन सही, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आपके लिए सी, अदरवाइज आंसर कौन सा सही है, डी। इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट ध्यान से देखो, ओके। अब सुनो, इसमें बोला है कि अ पार्ट पाथ ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है बच्चा, है ना। और वो पाथ मुड़ रहा है हमेशा, इसलिए मुड़ रहा है क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन है जो उसको बार बार मोड़ रहा है। डन, ओके। लेकिन अगर हम दो प्रोजेक्टाइल से देखें तो दोनों पे एक्सेलरेशन बराबर होंगे, और जब दोनों पे एक्सेलरेशन बराबर होंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक से दूसरे को देखोगे तो वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। इस पाथ को क्या नाम देते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ओके। के बारे में बात करते हैं। इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो देन रिलेटिव वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। हाँ भाई, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मतलब ये भी सही है और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। इट मींस बोथ एडजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसएस। समझ गए, चलो ऐसे ही एक और स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो। व्हेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब कुछ सेम होंगे। हाँ ये सही है। अगर मैं कोई एक जर्नी ट्रैवल करता हूँ, सपोज मैं 40 किलोमीटर पर आवर से चलता हूँ और 1 घंटे तक चलता हूँ, तो मैं 40 किलोमीटर ही जाऊँगा, है ना। और बीच में हमारी स्पीड ना बढ़ी है ना कम हुई है, तो ओवरऑल जो हमारा मैग्नीट्यूड निकालो, इंस्टेंटेनियस हो या ओवरऑल वैल्यू, हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। बट कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑन a straight path can be zero in the time interval, then it that instantaneous velocity is named particle, ठीक है। हाँ ये भी लगे है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग कैन लाइन कैन बी जीरो इन अ टाइम इंटरवल, देन इट इज पॉसिबल द इंस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, इन्होंने ऐसे बोला है कि देखो एक पार्टिकल है और उसने जर्नी की और उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो है। एवरेज वेलोसिटी जीरो का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब जहां से चला वहीं पे आ गया, तभी तो वेलोसिटी जीरो होगी एवरेज में।
अब जहाँ से चल के वहीं पर आया है, तो ये बोल रहे हैं कि कहीं बीच में 0 नहीं हुआ है। 0 होने का मतलब होता है मुड़ना, है ना? अगर एक पार्टिकल सीधी लाइन पे चला होगा, सोचो ऐसे चला होगा, कहीं यहाँ जाके पहले रुका होगा, फिर वापस मुड़ के अगर आता, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन अगर तुम थोड़ा ऐसे सोचो कि कोई 2D मोशन इमेजिन करो कि यहाँ से वो पार्टिकल चलना शुरू किया और गोल घूम के फिर से यहीं आ रहा है। तो इस केस में तो कहीं वेलोसिटी 0 नहीं हुई, हर जगह एक नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है, ओके? और नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होने के बाद भी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये तो पॉसिबल है, ये सही है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका और इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। दे आर नॉट एक्सप्लेनेशन टू ईच अदर। ये भी सही है, ये भी सही है। समझ गए? नहीं कर रहा है, ठीक है? चलो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन है, यानी केवल एक फोर्स लगा है, वो कैसा चले, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन चलेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप कर दो, इनिशियल स्पीड 0 है और ग्रेविटी किधर की तरफ लग रही है, नीचे, तो ये तो सीधा ही नीचे आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ने लगेगा, आएगा तो नीचे। ओके, तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। नाउ द सेकंड स्ट्रेट लाइन इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी। नेचुरल टेंडेंसी हम इसलिए बोल सकते हैं, देखिए न्यूटन का सिंपल सा लॉ हम जानते हैं कि कोई पार्टिकल जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा अनटिल अनलेस कोई मैं फोर्स ना लगाऊं। तो मुझे पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसपे फोर्स लगाने की जरूरत है। तो इसका मतलब अगर नहीं लगाएंगे तो सीधा चलेगा, अगर चल रहा है तो, रुका है तो कोई बात ही नहीं है, अगर चल रहा है तो सीधा ही चलेगा। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है और शायद इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड भी हैं। इसका मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। और सुनो, ए मान के चलो इधर ए है ना, और ये है बी, तो ये जो वेक्टर होगा इन दोनों के बीच में, ये ए प्लस बी होता है। और एक वेक्टर ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो वेक्टर बी या उनका सम या उनका डिफरेंस, ये सभी लोग एक ही प्लेन में होते हैं। एंगल होता है कुछ ना कुछ, बट दे ऑल आर कोप्लेनर। ओके, और कोप्लेनर हो गया। हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं। ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर से बाहर की तरफ होता है, बोर्ड की तरफ। तो ये बताओ, ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री, ए क्रॉस बी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, ए क्रॉस बी और ए प्लस बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, ए क्रॉस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल सारा 90 डिग्री है। इसका मतलब, अब ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या ये बात सही है? हाँ जी। ओके, दूसरा, a plus b as well as a minus b lies in the plane containing a and b, but a cross b lies perpendicular to the plane containing a plus b। यही तो बात हमने अभी सीखी इसमें, यानी ये भी सही है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका मतलब है कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। समझ पाए आप लोग? ठीक है, तो यही था पूरा पूरा एनालिसिस आज के पेपर का। ठीक है, चलो ओके बच्चों, थैंक यू।